हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी राइज यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी यूपीपीएससी आरओ एआरओ की क्लासेस चल रही हैं। ये है आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। जिसने 15 नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है यूपीपीएससी आरओ एआरओ एग्ज़ाम करके, तो आप वहाँ से जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारी टीजीटी, पीजीटी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स और हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं। जो भी बच्चा उनकी तैयारी कर रहा है तो यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े और एक बार आप सभी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक लिया है ये लिया है भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति से। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं तो वह कौन है? यास्क हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं या फिर पाणिनि है। तो जो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं तो उनका नाम क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर 4 पाणिनि। ठीक है, क्या नाम है? पाणिनि नाम है। दूसरा है महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखी? तो ये पतंजलि। महाभाष्य किसकी है? पतंजलि। निरुक्त, निरुक्त है यास्क की और वार्तिक है ये है कात्यायन की। किसकी है? कात्यायन की। तो देखो इसमें जो सही है ये पहला ही हो जाएगा। 4312 इसमें राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2। तो इसमें दिया गया है स्तूप। स्तूप कहाँ पर है? बाग, सांची, देवगढ़ या फिर मथुरा। तो स्तूप है ये कहाँ पर? ये सांची में है। स्तूप कहाँ पर है? सांची। चित्रकारी, तो चित्रकारी ये बाग, ये गुफा है, बाग की गुफा। ठीक है, बाग गुफा। कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति ये कहाँ मिली? तो ये मथुरा में है। और दशावतार मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये देवगढ़ में है। तो देखो इसमें जो राइट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी, इसमें राइट आंसर होगा 2143। 2143। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो देखो एक तरफ दिए गए हैं पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ उनके खोजकर्ता दिए गए हैं। तो सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो ये की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1923-24 तथा 1924 से 25। तो इसका फर्स्ट ए का हो जाएगा 3। दूसरा दिया गया है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की खोज किसने की थी? तो ये की थी बीवी लाल ने की थी। किसने की थी? बीवी लाल ने की थी। 1950 से 52 तक। नेक्स्ट दिया गया है तक्षशिला। तक्षशिला की खोज किसने की? तो ये की थी जॉन मार्शल ने 1913 से 34 तक। और कौशाम्बी, कौशाम्बी की किसने की? तो ये की थी N.G. मजूमदार ने 1936 से 37। तो इसमें देखो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब जो सही सुमेलित नहीं है वह हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं दिया गया। तो एक तरफ दिए गए हैं विदेशी यात्री और दूसरी तरफ भारत भ्रमण वर्ष। तो वह किस वर्ष भारत में आए थे तो उसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले है ये है फायान। इसमें नीचे व्याख्या में दिया गया है विदेशी यात्री फायान ये कब आया था? 399 से 414। वेनसांग ये 629 से 645। इत्सिंग आया था 672 से 695। और अल मसूदी आया था तो ये आया था 615 से 916 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन, नंदीवर्मन, पल्लवमल। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन हमें करना है। तो देखो इसमें उपयुक्त विकल्पों में से गोपाल एवं नंदीवर्मन, पल्लवमल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना
जो गोपाल था ये भारतीय उपमहाद्वीप के बंगाल क्षेत्र के पाल वंश के संस्थापक थे। क्षेत्रीय सरदारों के एक समूह द्वारा चुने जाने के बाद वे गौर या ग्वाल में 750 ईस्वी के आसपास सत्ता में आए और नंदीवर्मन पल्लवमल एक पल्लव शासक थे जिन्होंने दक्षिण भारत में शासन किया और नंदीवर्मन पल्लवमल को भी उत्तराधिकार एक लोकप्रिय चुनाव द्वारा प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों हैं जो कि जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेकंड वाला और फोर्थ वाला इसमें राइट आंसर होगा। सेकंड वाला और फोर्थ वाला, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लवमल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, नासरुद्दीन महमूद, नासरुद्दीन खुसरो शाह या फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। तो ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर सी, नासरुद्दीन खुसरो शाह। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी और यह हिंदू से धर्मांतरित मुसलमान था। ये जो नासरुद्दीन खुसरो शाह था तो ये हिंदू से धर्मांतरित मुसलमान था। उसने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की और हिंदू धर्म को महत्व देने के कारण ये जो सुल्तान था इसको मुसलमानों में ये काफ़ी अप्रिय होने लगा तथा उसके विरोधियों की संख्या बढ़ने लगी। गाजी मलिक तुगलक तथा खुसरो शाह के मध्य युद्ध हुआ 1320 में, जिसमें जो खुसरो शाह था वह पराजित हो गया और 8 सितंबर 1320 को अमीरों एवं सरदारों की सहमति से गाजी मलिक यानी कि गयासुद्दीन तुगलक शाह के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और इस प्रकार जो खिलजी वंश था वह समाप्त हो गया, यानी कि उसका पतन हो गया और वहीं से फिर तुगलक वंश का उदय हुआ। तो इसमें जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो इल्तुतमिश, नासरुद्दीन महमूद, बलबन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन प्रथम शासक था जिसने सुल्तान के अधीन एक बड़ी सेना में भ्रष्टाचार रोकने हेतु दाग व हुलिया प्रथा लागू की थी और इसने राज्य की सीमावर्ती चौकियों और किलों की मरम्मत तथा किलेबंदी की, जिससे अलाउद्दीन तत्कालीन हमलों को रोकने में सफल रहा। तो इसमें जो राइट है ये है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था तो कौन था? मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां, शवाजुद्दीन मोहम्मद खां या फिर अली वर्दी खां। तो ये था ऑप्शन नंबर ए, मुर्शीद कुली खां। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो ये था मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां ये मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। तत्कालीन मुगल शासक फर्रुखसियर था। मुर्शीद कुली खां को मोहम्मद हादी नाम से भी जाना जाता था और इसी के साथ बंगाल में वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत भी हुई थी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो बाला, लहना, मर्दाना या फिर श्रीचंद्र। तो ये किया था ऑप्शन नंबर बी, लहना को किया था। किसको किया था? लहना को किया था। तो सिख धार्मिक गुरु गुरु नानक ने मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लहना बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए और गुरु अंगद सिखों के दूसरे गुरु थे। कौन से थे? दूसरे गुरु थे जिन्होंने जनसाधारण में गुरुमुखी लिपि का प्रचार किया।
तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? तो दुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस, पीटर मुंडी या फिर फर्नाओ नुनीज। तो इसमें क्या बताना है, भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था। तो ये था ऑप्शन नंबर सी पीटर मुंडी। कौन नहीं था? पीटर मुंडी नहीं था। तो पीटर मुंडी ये ब्रिटिश यात्री था जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था और जिसने मुगल काल में आम जनमानस के जीवन शैली का विवरण प्रस्तुत किया और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर कर्मचारी वर्ष 1628 से 1634 तक सेवा प्रदान की थी। तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो ये बताना है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लेडेन और रस्किन, विलियम हॉकिंस, फिंच या फिर विलियम जॉन्स। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था ऑप्शन नंबर ए लेडेन और रस्किन ने। तो बाबरनामा का अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद लेडेन व रस्किन ने वर्ष 1826 में किया था। 1826 में किया था। तत्पश्चात वर्ष 1950 में ए.एस. वेवरेज ने पुनः बाबरनामा अनुवाद किया और 1583 में अकबर के आदेश अनुसार अब्दुल रहीम खान ए खाना ने बाबरनामा का फ़ारसी में अनुवाद किया और इसके पश्चात 1960 में सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने हिंदी में अनुवाद किया था। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाला था? तो हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन या फिर मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर ए हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला। तो सैयद बंधुओं ने अब्दुल्ला खान और हुसैन अली ने वर्ष 1713 से 1720 तक मुगल राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और मुगल काल में इन्हें राजा बनाने वाला कहा जाता था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सिंहासन के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ, जिसमें उत्तराधिकारी में इस युद्ध में ये दोनों भाई जो थे ये बहादुर शाह के नेतृत्व वाली सेना में शामिल हो गए और सैयद बंधुओं को सम्राट बहादुर शाह द्वारा विधिवत पुरस्कृत किया गया था। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली, आगरा, औरंगाबाद या फिर लाहौर। तो जो दारा शिकोह था उसको किस स्थान पर दफनाया गया? तो इसको दफनाया गया था ऑप्शन नंबर ए दिल्ली में दफनाया गया था। ठीक है, दिल्ली में दफनाया गया था। तो शाहजहाँ नामा के अनुसार औरंगजेब द्वारा पराजित होने के बाद जो दारा शिकोह था उसको जंजीरों में बांधकर दिल्ली लाया गया और फिर उसका सिर काटकर आगरा किले में औरंगजेब के पास भेज दिया गया, जबकि जो उसका धड़ था उसको हुमायूं के मकबरे के परिसर में दफनाया गया। इस विषय में कोई जानकारी नहीं है कि वास्तव में दारा शिकोह को कहाँ दफनाया गया था। अभी तक केवल यही ज्ञात है कि जो हुमायूं का जो मकबरा है उसमें एक उसकी छोटी सी कब्र है जिसे दारा की कब्र बताया जाता है। तो इसका जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है ये है दो राह का युद्ध, दूसरा है कन्नौज का युद्ध, तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध और चौथा है चौसा का युद्ध। तो इसमें इसकी डेट पता होंगी तभी आप ये वाले प्रश्न कर पाएंगे। तो देखो सबसे पहले ये दिया गया है दो राह का युद्ध, तो ये हुआ था 1532 में। कब हुआ था? 1532 में। 1532। दूसरा है कन्नौज का युद्ध, तो ये हुआ था 1540 में। 1540 में हुआ था। तीसरा है सामूगढ़ का युद्ध, तो ये हुआ था 1658 में, 1658। और चौसा का युद्ध ये हुआ था 1539 में।
1539 में। तो देखो इस तरह से इसमें जो सही हो जाएगा तो ये पहले फर्स्ट वाला है, फिर फोर्थ, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर इसमें राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, औरंगजेब या फिर आदिल शाह। तो किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो इसमें जो सही है ये है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब को। तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। उसका जो मूल नाम था वह था मुहीउद्दीन मोहम्मद था। क्या था? मुहीउद्दीन मोहम्मद। यह दिल्ली पर शासन करने वाला छठवां मुगल शासक था। इसने वर्ष 1658 से 1707 तक दिल्ली पर शासन किया और औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने विस्तार के शिखर पर पहुंचा था। तो इसमें जो राइट है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें सही आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और जो भी बच्चा चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।